इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सो जैसे कि प्रीवियस हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है जिसमें अमीनो एसिड आपस में ऐड होते जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड की चेन वहाँ पर बन जाती है। सो अब चेन जब बन गई है, अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन वहाँ बन चुकी है। अब उनसे क्या होगा, जीन्स एक्सप्रेस होंगे, बिकॉज जो भी जीन्स आपस में वहाँ पर ज्वाइन हुए, जो भी कोडॉन्स वहाँ पर ज्वाइन होते हैं, वो सब एक क्या करेंगे, अब जीन एक्सप्रेशन का वर्क करते हैं। बट एक्चुअली में जो जीन एक्सप्रेशन है वो बहुत एक ब्रॉड आस्पेक्ट है, एक बहुत ब्रॉड आस्पेक्ट के बारे में बताया गया है, और ऑल्सो उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। सो हम कैसे बताएं कि किस तरीके से जीन एक्सप्रेस हुआ है। एक्चुअली जो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन है, पॉलीपेप्टाइड चेन ही का फॉर्मेशन का रिजल्ट ही, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होना एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस चेन जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो इसका एक रिजल्ट है। बिकॉज वो जिस तरीके से ये चेन का फॉर्मेशन होगा, अमीनो एसिड ऐड होते जाएंगे। सो हर एक जीन्स कहाँ से आते हैं, डीएनए से। ये सारी प्रोसेस आपने जैसे भी देखा होगा डीएनए के थ्रू स्टार्ट हुई है। एंड अब क्या है, अब एक चेन फॉर्मेशन हो गया है, तो जो भी जीन्स हैं वो पर्टिकुलर जिस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो अब क्या होते हैं, डेवलप होना या स्टार्ट एक्सप्रेस्ड होना स्टार्ट होंगे। तो बट इसका रेगुलेशन करना पड़ेगा हमें कि किस तरीके से कौन सा अमीनो एसिड है, किस तरीके का जीन एक्सप्रेस्ड होगा। ये चीज़ें जो होती हैं उनके लिए कुछ सेवरल्स लेवल होते हैं, और यूकैरियोटिक में वो सेवरल्स लेवल कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जैसे कि हमने पढ़ा था, जो भी प्रोसेस हमने कंप्लीट यहाँ पर पढ़ी है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि डीएनए है। डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से क्या यहाँ पे बनता है, डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। आफ्टर दैट एक मैसेंजर आरएनए बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। ये जो मैसेंजर आरएनए है ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टेड है, यानी फर्स्ट टाइम इसका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। अब जब ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वहाँ पे क्या होती है, स्लाइसिंग की प्रोसेस होती है। और स्लाइसिंग की प्रोसेस में क्या होता है, आपको याद होगा कि एक्सॉन होता है, ठीक है, और एक कुछ इंट्रॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स नॉन फंक्शनल होते हैं, वो कोई फंक्शन शो नहीं करते, तो इसलिए जो मैसेंजर आरएनए है उनसे इंट्रॉन को अलग किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो स्लाइसिंग की प्रोसेस होती है। आफ्टर दैट ये कहाँ पर है, अभी न्यूक्लियस पे जो क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर ये फॉर्मेशन हो रही है। अब नेक्स्ट वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे कहाँ पर, जो राइबोसोम्स हैं, यानी साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स है ये उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड देन क्या होता है, इनका ट्रांसलेशन होता है। तो इस तरीके से आपने कुछ सेवरल्स लेवल देखे। इन सेवरल्स लेवल को पास करने के बाद ही डीएनए में जो जीन्स एक्सप्रेशन का वर्क है यहाँ पर परफॉर्म होता है। तो ये जो सेवरल लेवल्स जो मैंने अभी आपको बताया उनको कुछ टर्म्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। फर्स्ट लेवल कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, जिसमें जो मैसेंजर आरएनए है जो कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्टेड होकर बना है, उसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ है बाय द डीएनए। सो फर्स्ट लेवल पे यहाँ पे क्या होगा, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को, इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रोसेसिंग लेवल। इस लेवल पे स्लाइसिंग होगी, जिसमें हमें पहले बता चुके हैं आपको कि जो एक्सॉन है एंड ऑल्सो जो इंट्रॉन्स हैं जो कि नॉन फंक्शनल हैं वो यहाँ पर हट जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। वो प्रोसेस क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर दैट ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, और ट्रांसफ़र आरएनए इस मैसेंजर आरएनए को ट्रांसपोर्ट करता है टू द साइटोप्लाज्म। और बेसिकली साइटोप्लाज्म में कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स तक वो उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है। एंड नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हम क्या बोलते हैं, उसे ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, जो कि लास्ट प्रोसेस यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो 4 प्रोसेसेस हैं, इन्हीं प्रोसेस के थ्रू या इन्हीं प्रोसेस में रेगुलेशन होने से या चेंज होने से हम बता सकते हैं कि किस तरीके से जीन एक्सप्रेस होंगे, और जो जीन्स हैं वो किन, जो भी यहाँ पे कोडॉन्स बन रहे हैं, जो भी फंक्शनल यूनिट्स बन रही है, वो किस एक्सप्रेस को, किस जीन को वो एक्सप्रेस्ड करेगी। आफ्टर दैट जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, एक जो जीन्स होती हैं, यानी जो जीन्स हैं वो सेल के अंदर है, वो पर्टिकुलर एक
फंक्शन को एक पर्टिकुलर फंक्शन या सेट ऑफ फंक्शंस, मतलब जो जीन्स हैं जो अब फॉर्म हो चुके हैं, जो अमीनो एसिड है वो आपस में पेप्टाइड चेन द्वारा फॉर्म हो चुके हैं, अब वो क्या करेंगे, अब वो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे या सेट ऑफ फंक्शन, एक से ज़्यादा काम फंक्शंस को वो परफॉर्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि फॉर एन एग्जाम्पल एक एंजाइम है, ठीक है, जो एक एंजाइम का फॉर्मेशन होता है दैट इज बीटा ग्लाइकोसाइड्स, कौन सा है यहाँ पर, ग्लैक्टोसाइडेस। सो बीटा ग्लैक्टोसाइडेस का सिंथेसिस होता है बाय द इकोलाई। सो इसे हम थोड़ा समझते हैं पहले। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि ये एक इकोलाई बैक्टीरिया है और इस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या फॉर्म हुआ है, बीटा ग्लाइकोप्सिडा यानी ग्लाइकोप्साइड्स जो फॉर्मेशन है, यानी कि यहाँ पर ग्लाइकोप्साइड का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली ये क्या है, ये एक ऐसा कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है जो कि लैक्टोस, जो यहाँ पर क्या मौजूद है, लैक्टोस मौजूद है, इस लैक्टोस को चेंज करता है इन गैलेक्टोस में और ग्लूकोस में। इस लैक्टोस को किस में कन्वर्ट करेगा, गैलेक्टोस में और ग्लूकोस में। गैलेक्टोस क्या है, गैलेक्टोस एक डाइसैकेराइड्स है, यानी यहाँ पर दो शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होते हैं, तो गैलेक्टोस एक डाइसैकेराइड है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड्स यानी बीटा गैलेक्टोसाइड्स की प्रेजेंस में, जो कि ई कोलाई में सिंथेसाइज हुआ है, वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। और जो डाइसैकेराइड है, जो लैक्टोस है, वो एक सिंपल शुगर या मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन कौन से फॉर्म में, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ये सिंपल शुगर के फॉर्म में क्यों चेंज हुआ, बिकॉज हमारी जो बॉडी है उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है। सो वो सिंपल शुगर्स का, ग्लूकोज का यूज़ करती है एंड देन उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सो वैसे ही यहाँ पर इन्हें बताया कि इन केस ऑफ बैक्टीरिया जो डाई सेकेराइड्स हैं जैसे कि लैक्टोस, उसे एक एंजाइम है जो कि इसका नाम है ब्यूटा ग्लाइकोसाइड्स, जो चेंज कर देता है उसे गैलेक्टोस और ग्लूकोस में, जिसकी वजह से ये क्या है, एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहा है, एक सिंपल शुगर का फॉर्मेशन हो गया। एंड दिस सिंपल शुगर से क्या मिलता है, एनर्जी का रिसोर्स है, एनर्जी मिलता है उस बैक्टीरिया को। अगर ये तो हमने तब बताया आपको कि वहाँ पर क्या है, लैक्टोस मौजूद है, बट इन सम केसेस अगर बैक्टीरिया में लैक्टोस नहीं है या लैक्टोस उसके अराउंड में कहीं पर भी नहीं है, जो कि लैक्टोस का यूज़ किस लिए कर रहे थे, ये एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए, बट अगर लैक्टोस नहीं है तो किसी भी तरह के एंजाइम को सिंथेसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात आपको समझ में आई। अब यहाँ से आपको रेगुलेशन का टर्म समझ में आएगा कि रेगुलेशन का मतलब क्या है। रेगुलेशन का मतलब एक्चुअली ये है कि ऐसा तो है, जितने भी अमीनो एसिड हैं, 20 अमीनो एसिड हैं, वो सब फॉर्म होते हैं, वो सब बॉडी में है, बट कहाँ पर यूज़ होने चाहिए, किन टर्म्स में हम उन्हें यूज़ करेंगे। देखो, हर एक अमीनो एसिड आप हर जगह नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने ऐसे स्पेसिफाई कर दिया कि कि जो डाइसैकेराइड्स है उनको मोनोसैकेराइड्स में चेंज करने के लिए ब्यूटा गैलेक्टोसाइड्स ही होने चाहिए यहाँ पर। बट अगर लैक्टोज ही नहीं है, ड्यू टू सम रीज़न लैक्टोज नहीं है, डाइसैकेराइड्स वहाँ पर है ही नहीं, सो फिर हमें ब्यूटा ग्लाइकोसाइड्स की क्या ज़रूरत है, बिकॉज वहाँ पर उसका कोई फंक्शन नहीं है, उसका कोई वर्क नहीं होगा। सो यहाँ से कुछ आपको थोड़ा आइडिया मिला कि अगर हमारे पास हमारी बॉडी में जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं जिनका यूटिलाइजेशन करना है या जिनके लिए हमें जीन एक्सप्रेशन करने हैं, उनके लिए जो पर्टिकुलर एंजाइम्स या जो पर्टिकुलर कैटलिस्ट की ज़रूरत है वही रेगुलेट होते हैं, उन्हीं का रेगुलेशन आगे होगा। और जिनका हमें नीड नहीं है, जिनके रेगुलेशन के लिए कोई कुछ भी मतलब वहाँ पर नहीं, जिनका रेगुलेशन नहीं होना है, सो वो रेगुलेट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे जीन एक्सप्रेशन या बहुत सारे रेगुलेशन को रेगुलेट किया जाता है, बहुत सारे जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं कि किस तरीके से वो यूज़ होंगे या वो यूज़ नहीं होंगे। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया, तो इन सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, और ऑल्सो जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, ये इफ़ेक्ट करती हैं किसे, जो जीन एक्सप्रेशन है इसकी प्रोसेस को वो इफ़ेक्ट करती हैं। बिकॉज जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही हैं उनमें जो अमीनो एसिड का यूज़ है वही एज अ कैटलिस्ट या एज अ एंजाइम वहाँ पे फॉर्म होंगे। एंड इन केस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑल्सो इन्वायरमेंटल कंडीशन, बिकॉज जो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो
स्टिमुलाई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स होता है, ऑफ कोर्स हमें पता है। सो वैसे ही जो जीन एक्सप्रेशन है वो भी उस जहाँ पर पर्टिकुलर नीड है या पर्टिकुलर जो भी सेल है जिसको हमें चेंज करना है या जहाँ पर एक्सप्रेशन का वर्क होना है, तो उस पर्टिकुलर टर्म में अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स जिनका एक्सप्रेशन होता है। ऑल्सो जब डेवलपमेंट होता है या फिर डिफ्रेंशिएशन होता है किसका, एम्ब्रियो का। एक एम्ब्रियो है, एक एम्ब्रियो का जब एडल्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होता है, सो वहाँ पर भी किस तरीके का जीन्स का रेगुलेशन है या जीन्स किस तरीके से रेगुलेट होंगे, कौन सा जीन्स रेगुलेट होगा, यहाँ पर भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे सेवरल स्टेप्स हैं जो कि प्रॉपर रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है उसके लिए प्रॉपर सेट होता है कि किस तरीके से जीन एक्सप्रेस होगा और वो क्यों एक्सप्रेस किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रोसेसेस जो कि उस फॉर्मेशन में यानी एम्ब्रियो से एडल्ट के फॉर्मेशन में यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ अदर एग्जांपल्स भी दिए गए जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, अगर हम उसमें क्या करना चाहते हैं, उसमें हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि जो भी जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं उनको हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन ही कंट्रोल हो, बाकी बाकी कोई चीज़ें वहाँ पे एक्सप्रेस ना हो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में जो ट्रांसक्रिप्शन वाला जो एरिया है, जो फर्स्ट लेवल है जिसमें हम इनिशिएशन होता है, यानी कि जब स्टार्टिंग फेज़ है, प्री डोमिनेंट फेज़ है, जहाँ पर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। सो वो जो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन स्टेज है, वहाँ पर उस स्टेज को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस स्टेज को अगर हम कंट्रोल कर लें, सो इन अ प्रोकैरियोटिक सेल हम जीन एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक्चुअली ये कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है, इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था इन द ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस में कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है जहाँ पर क्या होते हैं, प्रमोटर्स के बाद एक स्ट्रक्चरल यूनिट्स है एंड आफ्टर दैट लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेटर्स होते हैं। ऑल्सो प्रमोटर्स के साथ साथ एक रेगुलेटरी ऑर्गन यहाँ पे या फिर एक रेगुलेटरी प्रोटीन्स वहाँ पर लगी होती हैं जो अल्फ़ा और कुछ सिग्मा की तरह आपको बताई गई थी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन्स वहाँ पर लगी हुई है प्रमोटर्स रीजन में। तो फर्स्ट ये क्या है, ये एक प्रमोटर रीजन है, यहाँ पर कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स लगे होते हैं और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे आएगा आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन होता है, अटैच होता है इस प्रमोटर रीजन से एंड देन ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बट अगर ऐसा हो कि जब जब जो ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि जो ये स्ट्रक्चरल यूनिट है जहाँ पर ये पी साइड है यानी कि प्रमोटर साइड है, तो यहाँ पर अब क्या है, मैसेंजर आरएनए को आकर अटैच होना है। अब जब मैसेंजर आरएनए इससे आकर अटैच होता है तो यहाँ पर क्या उसे मिलता है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर इन्हें बताया गया है कि हम पिछले पढ़ चुके हैं कि मैसेंजर आरएनए की एक्टिविटीज़ में एक प्रमोटर होता है जो कि क्या करता है, उसे रेगुलेट करता है विथ सम एक्सेसरी प्रोटीन जो भी यहाँ पे नीडेड होती है, जिससे कि वो पर्टिकुलर साइड को रिकॉग्नाइज कर सके और जो प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाए। तो ये जो प्रोटीन है यहाँ पर एक्चुअली ये दोनों तरीके से वर्क करती है, दोनों तरीके से इन द सेंस मतलब ये पॉजिटिवली भी वर्क करती है और निगेटिवली भी वर्क करेगी। अगर ये पॉजिटिवली वर्क कर रही है दैट मीन्स अभी ये पॉजिटिवली वर्क कर रही है, एक्टिवेटर्स के रूप में वर्क कर रही है, तो ये तुरंत इस आरएनए के साथ अटैच हो जाएगा और आरएनए के साथ अटैच होकर इस प्रमोटर वाले फेस पर अटैच होगा और देन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये कैसा बिहेव कर रही है, पॉजिटिवली बिहेव करती है। बट अगर ड्यू टू सम रीज़न ये प्रोटीन क्या करे, निगेटिवली हो जाती है, निगेटिव बिहेव करने लगती है, तो यहाँ पर क्या है, प्रमोटर साइड और क्या मैसेंजर आरएनए को अटैच होना है। तो अगर ये निगेटिवली रिस्पॉन्स दे रही है या इस प्रेशंस के फॉर्म में यहाँ पर वर्क कर रही है, देन क्या होगा, तो जब ये रिप्रेसर्स के फॉर्म में यहाँ पर वर्क कर रही है, देन जो एक्टिव साइट्स हैं यहाँ पर, स्ट्रक्चरल साइट्स हैं, यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर क्या है, प्रमोटर साइड है जहाँ पर मैसेंजर आरएनए को ऐड होना है, बट ये कैसे वर्क कर रहा है, पॉजिटिवली वर्क या एक्टिवेटर की तरह वर्क नहीं कर रहा है, निगेटिवली वर्क कर रहा है, रिसेप्टर्स की तरह वर्क कर रहा है। तो एट दैट टाइम ये हेल्प नहीं करेगी इस मैसेंजर आरएनए को इस पर्टिकुलर साइट से जुड़ने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेगुलेशन है या पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सो इट्स ऑल्सो डिपेंड आ यूनिट जो कि एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, अगर वो पॉजिटिवली वर्क करेगी देन आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है एंड पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। बट अगर वो नेगेटिवली या रिप्रेसिव सर्च की तरह वर्क करेगी तो वो वहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब जो ये रीज़न है कि किस तरीके से वर्क करेगा, तो यहाँ पर एक्चुअली जो प्रमोटर रीज़न है, इस प्रमोटर रीज़न को, जैसे यहाँ बताया कि जो प्रमोटर रीज़न है इन प्रोकैरियोटिक डीएनए, उनको रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन सीक्वेंस का होना, एक रेगुलेटेड प्रोटीन सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है विद अ यूनिक सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में वहाँ पर कुछ टर्म्स वहाँ पर लगे होते हैं इन द प्रमोटर रीजन, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं। ऑपरेटर्स कहाँ होते हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है जहाँ पर पहले हमने क्या बताया, यहाँ पर प्रमोटर्स है, तो प्रमोटर्स के साइड में आपको कुछ ऑपरेटर्स भी दिखाई देंगे। ये ऑपरेटर्स जो कि कहाँ पर लगे हुए होते हैं, ये ऑपरेटर्स जो कि जस्ट एडजेसेंट बिल्कुल ही बगल में अटैच हैं, इस प्रमोटर के बगल में अटैच होते हैं ऑपरेटर्स। और ये ऑपरेटर्स क्या करेंगे, मोस्ट सीक्वेंसेस के साथ जो सीक्वेंस यहाँ पर बाइंड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बाइंड हो रहा है विथ द, सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ये यूनिट है यहाँ पर प्रमोटर है, प्रमोटर के बगल में ऑपरेटर होते हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ें आएंगी वहाँ पर जहाँ पर जो रिप्रेसर्स प्रोटीन है, दैट मीन्स ऐसे प्रोटीन्स जो कि क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली अटैच नहीं होने देते मैसेंजर आरएनए को। तो अगर वहाँ पर निगेटिवली रिसेप्टर प्रोटीन्स होंगे, रिसेप्टर प्रोटीन्स, तो वो ऑपरेटर सिस्टम के पास जाकर अटैच हो जाते हैं। वो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, जो पॉजिटिवली हैं यानी कि जो एक्टिवेटर्स होते हैं, वो एक्टिवेटर्स तो बिल्कुल जाकर अटैच होते हैं आरएनए से और फिर आरएनए प्रमोटर्स पे अटैच हो जाता है। बट अगर निगेटिव हैं या रिप्रेसर्स हैं, सो रिप्रेसर्स क्या करते हैं, रिप्रेसर्स प्रोमोटर के बगल में लगे हुए ऑपरेटर साइड पर जाकर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कोई प्रमोटर साइड नहीं मिलती, दूसरी उसके आगे एक आपको यहाँ पर निगेटिव प्रोटॉन्स या निगेटिव प्रोटीन लगा हुआ होता है, जिसे हम ऑपरेंस बोलेंगे। ऑपरेंस लगे हुए होते हैं जो कि एक यूनिक सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू वो ऑपरेटर साइड्स के साथ बाइंड हो जाते हैं, और ये प्रोटीन की वजह से जो आगे प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो पाती। हर एक ऑफरेंस में यानी कि जो भी एक ऑफरेंस है उनमें अपना एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है और कुछ स्पेसिफिक रिसेसर्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल बताया है, जैसे लैक ऑपरेटर इज़ प्रेजेंट ओनली इन अ लैक ऑपरा एंड इट्स इंटरेक्शन स्पेसिफिकली, यहाँ पर जो इसका इंटरेक्शन है वो सिर्फ हम विथ लैक रिसेसिव केस में ही देख। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ऑपरेन यूनिट है, ऑपरेटर्स यूनिट है, जो कि कहाँ पर मौजूद है, प्रमोटर्स के जस्ट बगल में, जो कि क्या करते हैं, जितने भी रीप्रेसर्स होते हैं उनके साथ वो अटैच हो जाते हैं विद द स्पेसिफिक साइड। सो ये किस तरीके से अटैच होंगे और किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट द लैक ऑपरॉन।